जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ये पॉलिटी का रैपिड रिवीजन अभी चल रहा है, हमने इसके पहले पॉलिटी के 5 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है ना। अब हम इसके रैपिड रिवीजन को, जैसा कि मैंने शुरुआती वीडियो में ही इसके किस तरीके से ये पूरा हमारा बैच चल रहा है उसके विषय में आपको हमने पहले ही विश्लेषण में बता दिया था। चलिए देखते हैं, प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक। तो जो अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो क्यूटी है, इससे तो आप लोग जानते ही होंगे यार, इसको हम कई बार हर हर कक्षा में इससे आप लोगों से परिचित कराते हैं। बहरहाल कोई परिचित कराने का विशेष इसमें है नहीं, लेकिन हाँ, ये जो सारे प्रश्न हैं ये इसी के आधार पर लाए गए हैं जो अभी हालिया में इसके द्वारा लिए गए एग्जाम्स हैं, ठीक। जो उन्होंने नए प्रकार के प्रश्नों को इंट्रोड्यूस किया है, उस तरीके के प्रश्नों को हम इसमें लेके आ रहे हैं, जिससे कि आप परीक्षा में, जब आप इस अवस्था में हो कि परीक्षा दे रहे हो, उस स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की दुविधा महसूस न हो, ठीक है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पॉलिटी का है ये। तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज अ फुली सॉवरेन बॉडी। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? दूसरा सेंटेंस कह रहा है इट कुड अब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। संविधान सभा एक पूर्ण संप्रभु निकाय थी। दूसरा कथन कह रहा है यह भारत से संबंधित ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के मुद्दे को रद्द या परिवर्तित कर सकते थे, ठीक। तो 4 विकल्प दिए हैं और इसमें आपको बताना है कि कथन जो 1 है और कथन जो 2 है, क्या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो ये एक ऑप्शन है बोथ सेंटेंस आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द सेंटेंस 1। यानी कि इसका मतलब ये है कि इन दोनों कथनों में पहले चेक करना है कि दोनों सही हैं या एक सही है। तो संविधान सभा एक पूर्ण संप्रभु निकाय थी। संप्रभु का तात्पर्य ये है कि क्या ये किसी बाह्य दबाव से मुक्त थी संविधान सभा। तो निश्चित ही आपको पता होगा कि जो हमारी संविधान सभा थी वो किसी भी बाह्य दबाव से नहीं, वो भारत के लोगों द्वारा चुने गए जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके द्वारा ये संविधान सभा का निर्माण हुआ था और उसी ने संविधान भारत के लिए निर्मित किया था। तो एक संपूर्ण संप्रभु निकाय था भारतीय ये संविधान सभा, ठीक। तो पहला कथन सही हो गया, यानी कि किसी बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त थी संविधान सभा। किसी अन्य देशों ने हमारे ऊपर दबाव नहीं लगाया था कि आपको इस तरीके का संविधान बनाना है। हमें किस तरीके का संविधान चाहिए वो हमारे देश की जनता तय कर रही थी। और वो कौन था? जो हमारे जनता द्वारा चुने गए थे वहां पे। और ये जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था, ठीक। तो पहला पहला हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। तो इसमें देखिए सेंटेंस 1 इज इनकरेक्ट। तो जो कह रहा है 1 इज इनकरेक्ट, तो इस वाले ऑप्शन को काट दिए, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा क्या कह रहा है? बोथ सेंटेंस, अब आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ लेते हैं। यह भारत से संबंधित ब्रिटिश संसद, ये जो है हमारा ये वाला, यह भारत से संबंधित ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकती थी या बदल सकती थी। तो ये तो 1947, जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1947 था उसका एक प्रावधान है ये। भारत शासन अधिनियम 1947 का एक प्रावधान ये था कि भारत से संबंधित ब्रिटिश संसद द्वारा अभी तक जितने भी कानून आए थे 1947 के पीछे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेते हुए 1947 तक, सारे को बदल सकता है। इवन 1947 का जो अधिनियम, ये 15 अगस्त वाला 1947 अधिनियम था, इसको भी बदल सकता है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ये जो है, इसका क्या ये इसकी व्याख्या करती है? आप खुद सोच के बताइए, क्या इससे इसका कोई लेना देना है? इससे संविधान संपूर्ण संप्रभु निकाय है, बिल्कुल। ये भारत को एकदम संप्रभु बना रहा है, यानी कि भारत पर ये मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। अगर इसमें न होता कि कोई परिवर्तन को रोक दिया जाता कि ये परिवर्तन नहीं कर सकती है, तो ये कहाँ से रहा था कानून? ये ब्रिटेन से आ रहा था, यानी कि ब्रिटेन का भारत पर क्या है? दबाव है। तो ब्रिटेन, तब उस स्थिति में हम भारत को संप्रभु या भारत की संविधान सभा को संप्रभु न मानते। लेकिन इस अधिनियम ने, जो 1947 में आया हमारे भारत शासन अधिनियम, उसने इस प्रावधान को दिया कि कोई भी बदलाव कर सकती है 1773 से लेकर 1947 तक। इवन जो ये भारत शासन अधिनियम शक्ति दे रहा है बदलाव करने की, इसको भी बदल सकती है। तो दोनों कथन सही है और ये इसकी उचित व्याख्या कर सकता है। इसलिए हमारा जो सेंटेंस 1 है वो हमारा ये आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। ओके, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जो हमारा स्टेटमेंट पहला है, इसमें कथन है कैबिनेट मिशन योजना ने 2 संविधान सभाओं के विचार को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो प्रस्तावित टू नेशन थ्योरी के लिए दूसरे संविधान सभा की मांग थी, उसको इसने अस्वीकार कर दिया था। तो ये बात तो बिल्कुल सच है भैया, तो ये तो सही बात बोल रहा है। कथन दूसरा क्या कह रहे हैं? इसमें मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट करने वाली योजना प्रस्तुत की गई। तो क्या
ऐसा कुछ था, तो इसमें ग्रुपिंग का सिस्टम था। इस ग्रुपिंग के सिस्टम के वजह से ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। इसमें ये था प्रावधान कि आगे चल के भविष्य में जो स्थान विशेष में जनसंख्या रहती है, उससे जैसे मान लीजिए किसी स्थान विशेष पर रहती है मुस्लिम जनसंख्या, तो वो ग्रुप अपना बना सकते हैं, ठीक। तो उसका प्रावधान था। तो उसी प्रावधान होने की वजह से भारत का विभाजन हो गया था, और एक्सप्लिसिटली इसने मतलब प्रत्यक्ष तौर पर किसी विभाजन को खारिज किया था, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना ने दो संविधान सभाओं का ये किया, बहिष्कार किया था। इसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट करने वाली योजना प्रस्तुत की। दोनों कथन सत्य हैं, ठीक। तो बोथ करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन्स द वन, इसका भी ऑप्शन ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो प्रथम अध्यक्ष बने थे भाई, अस्थायी अध्यक्ष थे लेकिन थे तो प्रथम ही। कथन दूसरा, उन्हें सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण फ्रांसीसी पद्धति के अनुसार चुना गया था। निश्चित ही यही बात थी कि वो उस समय संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से थे, इसलिए उनको अस्थायी सदस्य के रूप में क्या कहते हैं, चुन लिया गया था, ठीक। तो ये दोनों कथन सही हैं, और जो ये है एक्सप्लेन है, दोनों करता है, बोथ करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन्स द वन, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर। कथन क्या कह रहा है, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो ये हमारे कहाँ की डेट है, ये प्रस्तावना में दिया हुआ है। वी डू हियर बाई इनैक्ट 26 नवंबर 1949 इनैक्ट एडॉप्ट ड्यू टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रस्तावना की डेट है, तो ये बात तो सही कह रहा है भैया। दूसरा कथन क्या कह रहा है, यानी कि अब इनकरेक्ट, जहां पर पहला इनकरेक्ट होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, नागरिकता और चुनाव से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू हो गए। तो जैसे ही हमने ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया अपने संविधान को, उस समय नागरिकता और चुनाव से संबंधित जो प्रावधान थे उनको, और अंतरिम सरकार से संबंधित जो प्रावधान थे उनको तुरंत लागू कर दिया। भाई जब तक संविधान नागरिकता का प्रावधान नहीं लागू करेंगे और चुनाव का प्रावधान नहीं लागू करेंगे, तो आगे कैसे चुनाव होता। तो उन चीज़ों के लिए इसको लागू कर दिया गया था। जो पूर्ण रूप से लागू हुआ हमारा संविधान, वो 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ प्रावधान थे जिनको इसी दिन लागू कर दिया गया था, ठीक। तो बोथ सेंटेंस करेक्ट हैं, और दूसरा जो है पहले को एक्सप्लेन करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कथन एक, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। उन्होंने किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसने संविधान सभा की दार्शनिक आधार को सिला रखे, ठीक। तो दोनों वाक्य सही हैं। जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था उसी के आधार पर ही जो हमारे संविधान के मूल आदर्श हैं, मूल तत्व हैं, सामाजिक न्याय से ये आर्थिक न्याय, इन सब चीज़ों को समावेश किया गया। तो ये दोनों सही हैं, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं, और जो दूसरा है पहले की उचित व्याख्या करता है। अब देखिए जो है कमेटीज से संबंधित, मैच द फॉलोइंग से संबंधित ये तुम्हारी क्यूटी प्रश्न आजकल पूछ रही है। अभी क्या थे, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। अब ये जो है मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न है, इस तरीके के भी प्रश्न आए हैं, तो हमने इस तरीके भी प्रश्न सम्मिलित किया है। तो जो यूनियन कमेटीज थी हमारी, तो उससे संबंधित मानिए ये जो यूनियन पावर कमेटी थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रोविंशियल कमेटी थी, और ये स्टीयरिंग कमेटी थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, उनको आपको सुमेलित करना है, ठीक। तो जो आपको ड्राफ्टिंग कमेटी तो पता ही होगा कौन थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपको पता ही है, सरदार पटेल जी। और यूनियन जहां लग जाए वहां आपको पता ही है कौन आ जाता है, यूनियन में जवाहरलाल नेहरू जी आ जाते हैं। और ये स्टीयरिंग कमेटी में कौन बच गया, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या हो गया हमारा, पहले का दो हो गया। तो दो किस ऑप्शन में है, पहले में या दो है, एक ही में है, तो यही ऑप्शन है हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको बताना है मैच द फॉलोइंग में कि कौन सा कहाँ से लिया गया। तो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया। और जो हमारा ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन है या उनका निम्नीकरण है, वो किससे लिया गया, वो जर्मनी से लिया गया। तो जो हमारा डी है उसमें 4 होना चाहिए, तो डी केवल एक ही में 4 है, यानी कि ये है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉन्करेंट लिस्ट ए का किस में है, एक मिनट, हमारा ए है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी ए का दो, ए का दो, क्षमा करिएगा, ये है हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन है।
ये ऑप्शन है, एक आ दो, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी B2, C4 यानी कि हमारा USA, और D3 यानी कि जर्मनी। चलो आगे, विच स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट? संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में कौन से कथन सत्य हैं? बेस्ड ऑन द अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि क्या ये वयस्क मताधिकार पर हमारी संविधान सभा बनी थी? तो नहीं। रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन, क्या प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इसके सदस्य चुने गए थे? नहीं। आपको पता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ठीक, 10 लाख लोगों पर एक मेंबर की का प्रतिनिधित्व था। साथ में क्या था कि अप्रत्यक्ष व पार्टली नॉमिनेटेड थे, यानी कि नामांकित भी थे और इलेक्टेड भी थे, यानी कि हमारी जो संविधान सभा थी पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड थी, ठीक। तो ये दोनों गलत हो गया। मल्टी पार्टी बॉडी थी, मल्टी पार्टी बॉडी थी, बहुत बहुत छोटी छोटी पार्टी थी, किसान सभा पार्टी थी, और जैसे ये क्या कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, तो मल्टी पार्टी बॉडी थी हमारी संविधान सभा। वर्कड थ्रू द कमेटीज, तो कमेटीज बनी थी, जैसे अभी पीछे देखा, स्टेयरिंग कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी, इन सब के कमेटी के माध्यम से चल रही थी हमारी संविधान सभा। तो हमारा कौन कौन सा सही? 1, 3 और 4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, 3 और 4 सही। अब अगला चलो, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब इन घटनाक्रमों को आपको बताना है कि क्या ये सही है। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? फर्स्ट सिटिंग होती है संविधान सभा की, बिल्कुल सही बात है। और इसी दिन हमारे जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, ठीक। और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है, ठीक। और जो हमारा ये 24 जनवरी 1950 को होता है वो हमारा क्या होता है? फाइनल सेशन होता है संविधान का, ठीक। फाइनल सेशन होता है यानी कि अंतिम होता है, तो ये भी सही है, तो यानी कि ऑल आर द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? BN राव वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, बिल्कुल सही बात है, वो संवैधानिक सलाहकार थे। अंबेडकर जी थे क्या थे? यूनियन पावर कमेटी के क्या चेयर कर रहे थे वो? ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ठीक। यूनियन पावर कमेटी कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर्म द प्रियम्बल, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव ने ही किसका? ये प्रियम्बल का मूलभूत आधार तैयार किया था, तो निश्चित ही ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था जिसके माध्यम से हमारे प्रियम्बल का मूलभूत आधार तैयार हुआ। तो यानी कि कौन कौन सा सही हो गया? 1 और 3 ओनली, ये गलत है। चलो, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? विभाजन के बाद हमारे कितने बचे थे? 299 लोग बचे थे पूरे 389 में से। चलो, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, भारतीय संविधान के अंग्रेजी सुलेखाकार कौन थे? ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। भारत कब संप्रभु बना? अब देखिए, संप्रभु आपको मैंने समझा दिया है, तो संप्रभु कब बना था? जब हमारा ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक। संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ था? संविधान सभा का चुनाव अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, प्लस नामांकन भी हुआ था, इसका दोनों ऑप्शन सही है, ठीक। चलो, मूल संविधान के अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ये वही प्रश्न है। चलो, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? जस्टिस कितने प्रकार के हैं? हमारे में 3 प्रकार के जस्टिस हैं, एक सामाजिक न्याय है, और एक क्या है? आर्थिक न्याय है, और एक क्या है? पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक न्याय। चलो, ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं इसमें, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक। तो ये इतनी उसमें भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची हमारी है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून से। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? ये है 326 में। चलिए, विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो वो हमारा नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन में मिला। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 लोगों ने संविधान सभा पर, 8 महिलाओं ने किया था, ठीक। संविधान सभा ने महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, जिसमें से 8 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा में भाग न लेने वाले राज्य में से हैदराबाद का नाम आता है। चलिए, तो संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? अंतिम सत्र कब हुआ भैया? अंतिम सत्र हमारा कब था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान निर्माण में खर्च की गई राशि 64 लाख रुपए थी।
चलो, 60 देशों के संविधानों को अध्ययन करके बनाया गया था हमारा संविधान। संविधान को मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? विच पार्ट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा? द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हु कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लायर्स पैराडाइज? यानी कि संविधान को लायर्स यानी वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा क्योंकि वकील तिकड़म भिड़ा के नया नया केस निकालते रहते हैं, नया नया इंटरप्रिटेशन उसका निकालते रहते हैं, तो इसलिए वो इसको आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये जो संविधान है ये वकीलों के लिए स्वर्ग है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या अर्थ है? इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, ओनली वन रिलीजन इज फॉलोड, नो। स्टेट हैज इट्स ओन रिलीजन, नो। स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, ये सही है, ये गलत है। यानी कि जो राज्य है वो सभी धर्मों को बराबर ट्रीटमेंट देता है, किसी को ज़्यादा या कम नहीं। ठीक, चलिए, तो ये आज के प्रश्नों में इतनी ही थी संख्या। अब अगले फिर वीडियो मिलते हैं। ये वो वीडियो है जिसमें हमने आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से लेते हुए अपने बड़े ही मतलब आधारभूत तरीके से आपको पढ़ाना प्रारंभ किया है। तो इसमें आप इन लेक्चर्स को रेफ़र करिए, जिसमें आपको एक बार ये जो हमारा ये TCS वर्सेस एडिक्विटी GS का एक वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखिए। इसमें मैंने विश्लेषण के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से एडिक्विटी पैटर्न इंट्रोड्यूस होने के बाद जो मुख्य रूप से परिवर्तन इंट्रोड्यूस किए गए हैं GS में मुख्यतः, उन पर हमने इस पे चर्चा की है। इसको देखना जरूरी है और उन्हीं आधार पर इन लेक्चर्स को मैंने डिज़ाइन किया है और उसी आधार पर ये हमारे लेक्चर का ये प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस का वो था सेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।